एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज ये जो और ये आखिरी क्लास है। आज की जो क्लास है इसमें हम अपना पार्टनरशिप चैप्टर पूरा ख़त्म कर चुके होंगे। लेकिन आज जो क्वेश्चंस है ना वो डेफिनेटली मीन्स लेवल के क्वेश्चन है, तो ध्यान से करिएगा और वीडियो को पॉज करके पहले खुद करने की प्रैक्टिस करना, खुद करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद वीडियो का सोल्यूशन देखना। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके इस PDF को भी डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस वहाँ से भी कर सकते हो और नोट्स भी वहाँ से बना सकते हो। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का हमारा देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप सच दैट 5 टाइम्स ऑफ ए इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ ए इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ बी इन्वेस्टमेंट। इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ इट इज़ 12,000 देन व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ए। भाई यहाँ पे देखो 5 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा मेरे पास। भाई इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है 5 गुना ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बी के 7 गुने के बराबर है, बी के 7 गुने के बराबर है। तो यहाँ से ए रेशो भी मिल जाएगा। ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू क्या है 5 है। ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो। टाइम का तो कुछ यहाँ पे आता ही पता नहीं है, टाइम नहीं दे रखा है। इसका मतलब जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशो होगा। अगर मैं यहाँ से टोटल प्रॉफिट निकालूँ, भाई अब जो ये इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही उनके प्रॉफिट का रेशो है। यहाँ से अगर उनका टोटल प्रॉफिट मैं काउंट करूँ 12 यूनिट आया और सवाल में यही दे रखा है 12 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 12,000। इसका मतलब 12 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 12,000 मतलब 1000 गुना। मुझे पूछा है व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ए का शेयर कितना था। ए का शेयर 7 यूनिट था तो 7,000। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सवाल इजी था, लेकिन आगे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आज मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 अपना देखो। ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल इन द रेशो दिस, ठीक है। ए बीइंग अ वर्किंग पार्टनर रिसीव 34% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट फॉर हिज सर्विसेज। इफ बी रिसीव्ड 15 लाख एज हिज शेयर आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट देन द टोटल अमाउंट इन लैक्स रिसीव्ड बाय ए इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ वॉच। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल में देखो बोला क्या गया, ए और बी है, जो दो लोग हैं अपने पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, मतलब दोनों पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उनका जो कैपिटल का रेशो होता है इस रेशो में होता है, मतलब इस रेशो में वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन सवाल में ये बोला गया है कि जो ए है ना वो एक वर्किंग पार्टनर है। इसका मतलब वो केवल इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो काम भी कर रहा है, तो इसलिए उसको 34% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। फिर जो बाकी का 66% मिल रहा है उसमें से बी का जो शेयर है वो 15 लाख है। तो मुझे बताना ए का आके टोटल प्रॉफिट कितना होगा। भाई ए का अगर जो 60% है, मुझे पता करना पड़ेगा 60% की टोटल वैल्यू है कितनी। अब उसमें से ए को बी को तो 15 लाख मिल गया, इसका मतलब बाकी का जो बचा 66% में से ए को उसके कैपिटल के हिसाब से मिलेगा, साथ में उसको 34% में मिलेगा। और सवाल में यही बोला है व्हाट इज द एनुअल प्रॉफिट, मुझे यही पता करना है। एक तो साथ में उसके कैपिटल के रेशो से, कैपिटल के हिसाब से उसका कितना भी अमाउंट आया होगा टोटल प्रॉफिट में से, और प्लस में 34% जो टोटल उसका प्रॉफिट हुआ उसका भी, तो ए को वो बनेगा उसके टोटल प्रॉफिट का शेयर। तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है, यहाँ पे टाइम का तो कुछ अता पता नहीं, तो जो उसके इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही उसके टोटल प्रॉफिट का रेशो होगा दोनों के। तो यहाँ से ए और बी उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या आएगा। देखो आप इसको सबसे पहले फ्रैक्शन से सिंपल में लेकर आओ, 3 से चल जाएगा, 3 बार में भाई रेशो में जो आमने सामने होते कट जाते हैं। यहाँ से 3 2 6, 6/5 क्या आ जाएगा, ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा। अगर टोटल 100% इन यहाँ पे सपोज टोटल 100% इन्वेस्ट की गई होगी, जिसमें से टोटल 100% यहाँ पे सपोज प्रॉफिट आया होगा, तो 100% में से अगर मैं 34% ए को दे देता हूँ, बाकी के बजाय 60% ये तो उसके सर्विस के लिए है, उसका सर्विस रिवॉर्ड है, बाकी का 60% उनके कैपिटल के हिसाब से उन दोनों में बांटा जाएगा। 60%, इस 60% में से अगर बी का वैल्यू 15 लाख रुपए है, टोटल प्रॉफिट आएगा कितना 11 यूनिट। तो इस 60% में से 11 यूनिट 11 भाग किए जाएंगे, जिसमें से बी को 5 यूनिट मिलेंगे। और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 15 लाख रुपए। तो अगर इसकी वैल्यू 15 लाख रुपए दे रखी है तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा टोटल अमाउंट कितना होगा। भाई 11 से जाएगा इस 6 बार में, 6 5 30, इसका मतलब 30% की वैल्यू अगर 15 लाख रुपए है, 30% की वैल्यू अगर 15 लाख रुपए, और जो कि बी को मिले हैं, बी को मिले हैं 30%, तो ए को कितने मिलेंगे टोटल 70%। अब ये 70% में उसका जो 34% था वो भी इंक्लूड हो गया, और जो बाकी 60% में से उसका जो शेयर होगा वो भी इंक्लूड होगा। अगर 30% की वैल्यू 15 लाख रुपए है तो 70% की वैल्यू 35 लाख होगी। इसका मतलब ए का जो एनुअल प्रॉफिट है शेयर का वो कितना होगा 35 लाख। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरा इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, अच्छा सवाल है ये भी। अ सम ऑफ 1250 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी। टोटल शेयर ऑफ बी एंड डी इज इक्वल टू 14th/11th ऑफ द टोटल शेयर ऑफ ए एंड सी,
एंड द शेयर ऑफ डी इज़ हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ए, ठीक है, एंड शेयर ऑफ सी इज़ 1.2 टाइम्स द शेयर ऑफ ए, व्हाट आर द शेयर ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे मुझे सबका इंडिविजुअली शेयर बताना है, और ये पूरा अपना डाटा, यहाँ पे डाटा मतलब बहुत सारे डाटा दे रखे हैं, इन सभी का डाटा इस्तेमाल करके मुझे उन सभी का अलग अलग जो शेयर आएगा वो मुझे बताना है। तो सबसे पहले तो देखो टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पे 1250 है, जिनको इन चारों लोगों के बीच में इस रेशो में डिवाइड किया गया है। और इस रेशो में कैसे, जैसे इस रेशो में जैसे कि जो टोटल शेयर है बी प्लस डी का, और वो 14/11 है ए प्लस सी का, इसका मतलब जब मैं बी प्लस डी करूँ और अपोन में यहाँ से ए प्लस सी करूँ तो इन दोनों का रेशो कितना आ रहा है, 14/11। यही तो है सवाल में, इसी का तो रेशो दे रखा, तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ से मिल गया। एंड द शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ द ए, इसका मतलब डी से ए का रेशो क्या हो जाएगा, 1/2। भाई सवाल में यही तो बोला है, जो डी का शेयर होगा वो एक ए का हाफ होगा। तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको समझो कैसे, ये जैसे इस तरीके से तो लिखा हुआ है 1/2 ऑफ ए, तो जब मैं यहाँ से ए को नीचे लाऊंगा तो डी अपॉन ए 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से डी अगर हाफ है, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। एंड द शेयर ऑफ सी इज 1.2 टाइम्स ऑफ द शेयर ऑफ ए, यहाँ से मेरे को पता कैसे चलेगा ए और सी का रेशो क्या होगा, यहाँ से ए और सी का रेशो क्या होगा, जो शेयर है सी का वो 1.2 टाइम्स है ए का। इसका मतलब ए, यहाँ पे सी रेशो ए दे रखा है, सी रेशो सी की वैल्यू कितनी होगी 6, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि 6 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा 1.2 आएगा, या फिर 1.2 को अगर मैं यहाँ से डेसिमल गैप करूँ तो यहाँ 10 आ जाएगा, 6/5, तो यहाँ से सी ए का रेशो क्या आ जाएगा 6/5। अब यहाँ जो जो सवाल में दे रखा था वो मैंने सब यहाँ पे फ्रैक्शन के हिसाब से लिख दिया या फिर रेशो के हिसाब से लिख दिया, मेरे को यहाँ से इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ से मैं क्या, कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू करो, देखिए यहाँ से ए प्लस सी का रेशो दे रखा है 11 यूनिट, और यहाँ से मुझे मिल सकता है ए प्लस सी का, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये देखो 11 यूनिट है, बिल्कुल सही है यहाँ, तो चलो ठीक है। लेकिन एक बात और देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 दे रखी है, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 दे रखी है, ये तो गलत बात है, दोनों जगह ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो दोनों जगह पहले ए को सेम बनाओ। अगर मैं यहाँ पर दोनों जगह ए को सेम बनाने के लिए, दोनों का एलसीएम 10 होता है, तो दोनों को 10 बनाने की कोशिश करूँगा दोनों जगह। तो यहाँ पर ए को, यहाँ पे इसका 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे इसकी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 5/10 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 5 है, ए की वैल्यू 5 है, इसको भी 10 बनाओ, तो ऊपर नीचे मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे ये 12 यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 यूनिट हो जाएगा। अब मुझे दोनों जगह ए की जो वैल्यू है वो सेम मिल गई है, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गई, जब यहाँ पे ए प्लस सी में पहले करता था 11 यूनिट और यहाँ पर भी 11 यूनिट, लेकिन अब जब मैं यहाँ पे ए प्लस सी कर रहा हूँ, देखो मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। अब मैं जब यहाँ पे ए प्लस सी कर रहा हूँ 22 यूनिट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ए प्लस सी 11 यूनिट है, तो इसे भी 22 बनाओ, सेम सेम बनाते जाओ, आपका सवाल अपने आप सोल्व हो जाएगा। इसको 22 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब मैं नीचे कर रहा हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 14 दूनी 28 और यहाँ पे ये 22 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी अगर मैं ए प्लस सी करूँ तो 22 यूनिट आ रहा है, यहाँ से भी मैं ए प्लस सी करूँ तो 22 यूनिट आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला तो मेरा बैलेंस हो जाएगा, जिसमें से ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू इसमें से 10 है, और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है 12, तो ए का यूनिट मुझे पता चल गया 10 है, और सी का मेरे को पता चल गया 12। मुझे बी का फाइंड करना है और डी का फाइंड करना है। आप देखोगे आपको डी का भी मिल जाएगा। भाई यहाँ से भी ए का वैल्यू 10 है, इसका मतलब जो डी का वैल्यू होगा वो रियल होगा, तो ए डी का वैल्यू अगर यहाँ पे 5 है, और डी का बी प्लस डी दे रखा है, बी प्लस डी टोटल कितना है 28 है, अगर इसमें से डी की वैल्यू 5 है तो बाकी का बचा 23 वो बी का होगा। तो यहाँ से इन सभी के जो भी प्रॉफिट होगा उसका मुझे रेशो पता चल गया। अब सवाल में बोला है, अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे मैं क्या फाइंड करना है, मुझे सभी का शेयर फाइंड करना है, और टोटल अमाउंट कितना था 1250 था, इसका मतलब अगर मैं इन सभी का सम करूँ तो 1250 आना चाहिए, क्योंकि 1250 ही वो अमाउंट है जिसको मैंने इन रेशो में इन चारों को डिवाइड किया, इसका मतलब चारों के पास जो आएगा अमाउंट अगर मैं उसका सम करूँ तो 1250 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो अगर मैं इन सभी का सम करूँ कितना आएगा, 12×5 = 17, 17 और 23 कितना होगा अपना यहाँ पे बताओ, 17 और 23 40, 40 और 50, इसका मतलब 50 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1250। 1250 कितना मल्टीपल है बताओ, 25×5 125 होता है, इसका मतलब 25 गुना है। तो इन सभी का जो अमाउंट होगा या फिर जो शेयर होगा वो भी 25 गुना होगा इन सभी का। तो यहाँ से मेरे को सभी का पता चल जाएगा। देखो 25 की अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ 250 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, है ना। 25 की अगर 23 से, चलो इसको मत करो, 25×5 125, तो 125 आना चाहिए डी वाला। 25×12 300 होता है, तो सभी में 300 दे रखा है, इसका मतलब मुझे इन सभी का फाइंड करना पड़ेगा। 25 या 75, लास्ट में 5 आएगा, 7 आएगा, 25 दूनी 50 और 575, इसका मतलब 575 आएगा, और केवल ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब आप इन सभी की 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सवाल भी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 अपना यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर कैपिटल इन द रेशो 9:13 रिस्पेक्टिवली। दे एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सी जॉइंस द बिजनेस विद द कंडीशन दैट ए बी सी विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली एंड सी पे अ सम ऑफ 3,08,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। व्हाट विल द शेयर ऑफ बी इन द प्रीमियम। भाई यहाँ पे देखो क्या बोला है, अच्छा सवाल है ये भी, आप इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, मीन्स लेवल का सवाल है। यहाँ पे ए और बी है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 9:13 के रेशो में वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इस रेशो में वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस बिजनेस में। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद सी आ जाता है, वो बोलता है भाई मैं भी तुम्हारे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मुझे जो प्रॉफिट चाहिए ना, जितना मतलब तीनों को इक्वल इक्वल प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे बोला गया ना, यहाँ पे सी जॉइंस द बिजनेस विद द कंडीशन दैट ए बी सी विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। इसका मतलब सी कुछ कुछ समय बाद आता है और बोलता है भाई जिस रेशो में तुमको प्रॉफिट मिलेगा उसी रेशो में मुझे भी मिलना चाहिए, मतलब तीनों को बराबर मिलना चाहिए, मैं तभी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। तो यहाँ ए और बी सी से बोलते हैं भाई तेरा नाम सी है लेकिन तूने हमको कैपिटल सी समझा है क्या। तो सी बोलता है नहीं भाई, मेरा नाम भले ही कैपिटल सी है लेकिन ना मैं कैपिटल सी हूँ ना तुमको कैपिटल सी समझ रहा हूँ। मैं जब ये कंडीशन रख रहा हूँ ना, इसमें जाहिर सी बात है तुम दोनों का घाटा हो जाएगा। जब मैं लेट आ रहा हूँ और इन्वेस्टमेंट मैं लेट कर रहा हूँ, इसका मतलब तुम पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, मैं लेट आ रहा हूँ, तो मुझे बराबर कैसे मिलना चाहिए। तो मैं उस जो आपका नुकसान होगा, जो ए और बी का नुकसान होगा, उनकी भरपाई करने के लिए मैं 3,08,000 रुपये का प्रीमियम दे रहा हूँ। आई बात समझ में अब आपको यहाँ पे क्या खेल चल रहा है। यहाँ पे जैसे ए और बी है, वो पहले 9:13 का इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिए। कुछ समय बाद सी भी आया, अब मुझे तो नहीं पता वो एक्स अमाउंट लेकर आया होगा, ठीक है, मतलब वो एक्स अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन अब वो बोलता है, कंडीशन रख देता है कि जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली अमाउंट में डिवाइड होगा। तो या इक्वली अमाउंट में डिवाइड होगा, इसका मतलब अगर ए को 1 रुपये मिलेगा तो बी को भी 1 रुपये मिलना चाहिए, सी को भी 1 रुपये, मतलब तीनों को 1-1 रुपये मिलना चाहिए। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ से ए और बी को ऐसा लगता है कि ऐसी बात है ही। वो सी को बोलते हैं भाई तूने हमको क्या कैपिटल सी समझा है, जब तू थोड़ी देर बाद आ रहा है तो तेरे को डेफिनेटली प्रॉफिट कम मिलेगा क्योंकि तू बाद में आ रहा है। तो सी बोलता है नहीं, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई करने के लिए मैं 3,08,000 रुपये देने को तैयार हूँ। तो ए और बी मान जाते हैं, भाई वाह माला माल हो जाएंगे, यहाँ पे नगद पैसा हमें मिल जा रहा है, हमारी भरपाई पूरी हो जा रही है, तो प्रॉफिट पूरा कर देते हैं। वैसे बिजनेस का स्कोप लग नहीं रहा, घाटे में जा रहा होगा तो इसका भी घाटा हो जाएगा, हमें जो प्रीमियम है वो तो मिल जा रहा है। तो यहाँ पे ये सोचते हैं हाँ चलो ठीक है, मान जाते हैं 3,08,000 रुपये लेने को मान जाते हैं और उसको भी इक्वली प्रॉफिट शेयर करने को मान जाते हैं। अब यहाँ पे एक बात आप समझो, जो यहाँ पे अब ये जो आया है ये एक्चुअली में यहाँ पे टाइम का तो कुछ खेला ही नहीं, टाइम तो कहीं भी सवाल में कहीं भी टाइम का जिक्र किया ही नहीं। इसका मतलब जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशो होगा, वही इनके प्रॉफिट का रेशो होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशो तो ये है, तो यही इनके तो इन्वेस्टमेंट का यही इनके प्रॉफिट का भी रेशो होगा। लेकिन यहाँ तो चलो एक्स मुझे दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे समझो टोटल अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अभी इस जो सी आया वो तो बाद में आया, वो जो सी ने गुडविल दिया जो प्रीमियम दिया वो तो इनके जेब में जाएगा, सी है वो केवल उनके साथ जुड़ गया। इसका मतलब यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट किया गया, या फिर यहाँ ये भी प्रॉफिट का रेशो है, अगर मैं इसको सम करूँ तो यहाँ टोटल प्रॉफिट 22 बन रहा है, और मैं यहाँ सम करूँ, यहाँ जो टोटल प्रॉफिट बन रहा है वो 3 यूनिट बन रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, एवरी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वह यहाँ पे कैसे हो रहा है, जब पहले प्रॉफिट 22 रुपये था और वही सेम प्रॉफिट आगे चल के 3 रुपये कैसे हो गया। तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। दोनों जगह सेम बनाने के लिए मैंने आपको रेशो में भी पढ़ाया है, अगर आपको सम को सेम बनाना है तो सम के रेशो से रिवर्स गुना कर दो, डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस के रेशो से रिवर्स गुना कर दो। तो यहाँ तो सम को सेम बनाना है तो मैं सम के रिवर्स गुना कर दूंगा रेशो से, तो यहाँ इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 22 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रेशो मेरे पास कितना आ जाएगा, ए रेशो बी रेशो सी मेरे पे यहाँ पे नया आ जाएगा, 9×3 = 27 और 13×3 = 39। और यहाँ पे जब मैं इन सभी की 22 से मल्टीप्लाई करूँ तो ए को भी 22 यूनिट मिलेगा, ए बी को भी 22 यूनिट मिलेगा, सी को भी 22 यूनिट मिलेगा अपने प्रॉफिट में। अब यहाँ पे बोला गया है जो सी ने 3,08,000 रुपये दिया है उससे ये अपनी जो ए और बी है इनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। अब अगर ए को पहले 27 यूनिट प्रॉफिट में मिलता, बी को 39 यूनिट, लेकिन अब तो तीनों को बराबर मिल रहा है 22-22 यूनिट, तो ए को कितना नुकसान हुआ 5 यूनिट का, बी को कितना नुकसान हुआ बताओ 8-9-17 यूनिट का। इसका मतलब टोटल नुकसान जो हुआ है वो 17-5-22 यूनिट का हुआ है, और इसी 22 यूनिट की भरपाई करने के लिए सी ने प्रीमियम दिया है 3,08,000 का। और मुझे सवाल में ये बोला है कि ये जो प्रीमियम दिया गया है उसमें बी का शेयर कितना होगा, बी का नुकसान कितना हुआ 17 यूनिट, तो 17 यूनिट का ही मेरे को सवाल में आंसर बताना है। देखो मैं 17 का मल्टीपल भी नहीं चेक कर सकता क्योंकि सारे 17 के मल्टीपल है। ठीक है, तो मैं 22 से इसको डिवाइड करूंगा, 22 से कितने बार में जाएगा, 22 से कम 22, 22 चौका 88, इसका 14,000 गुना है,
तो मैं इसका भी 14,000 गुना कर दूंगा। लास्ट में यूनिट डिजिट देखो 3 जीरो तो आएगा ही आएगा, 7 4 28, लास्ट में 8 आना चाहिए, 3 जीरो आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में ऐसा है 238,000। बी का जो प्रीमियम होगा, जो वो 3,08,000 में से 2,38,000 बी को मिलेंगे, और जो बाकी के जो बचेंगे, जो कि कितना बचेगा अपना 62 और 8 मतलब 70,000 रुपये, वो अपने इसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे। ठीक है, तो आई बात समझ में, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। अ सम ऑफ रुपीज 4600 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशो ऑफ द कंबाइंड रेशो ऑफ ए एंड डी टू द कंबाइंड रेशो ऑफ टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इज 8:5 है। ठीक है, द रेशो ऑफ शेयर ऑफ बी टू दैट सी इज 5:9। if A receives 18,400, if X is the difference between the A and B and Y is the difference between the share of C and D, then what is the value of X minus Y। मुझे यहाँ पे X और Y फाइंड करना है। जो X क्या है वो डिफरेंस है A और B का, और Y क्या है डिफरेंस है C और D का। इसका मतलब कुल मिला के मुझे सवाल इस तरीके से पूछा गया कि मुझे A B C D की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब यहाँ से आप कैसे फाइंड करोगे, देखो टोटल अमाउंट जो डिवाइड किया गया है चारों के बीच में वो 46,800 है। किस रेशो में डिवाइड किया, इस रेशो में डिवाइड किया कि जो कंबाइंड शेयर है ए और डी का और बी और सी का, उसका रेशो कितना है 8:5 है। इसका मतलब अगर मैं करूँ ए प्लस डी का उसका रेशो लूँ अगर मैं बी प्लस सी से, तो इसका रेशो कितना आ रहा है 8:5। आगे क्या दे रखा है सवाल में, जो जो दे रखा है उस सभी का यूज़ करना पड़ेगा, तभी हमारे पास सवाल का आंसर आएगा। तो यूज़ करो। और सबसे पहले देखो दिया क्या गया, बी से सी का रेशो कितना दे रखा है, बी से सी का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 5:4। ठीक है, और यहाँ से अगर ए को 18,400 रुपये मिलते हैं, ए को मिलते हैं कितने 18,400, और फिर उसके बाद तो मुझे एक्स और वाई के बारे में दे रखा है, तो यहाँ से मैं कैसे फाइंड करूँगा बताओ। अगर मैं देखो यहाँ पे ए बी सी डी ये टोटल अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ, मतलब ये 8 5 13, यहाँ इसका मतलब ये टोटल 13 यूनिट है। अब ये टोटल 13 यूनिट है किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है। टोटल अपना अगर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी डी यहाँ पे सभी का रेशो मतलब अगर मैं इन सभी को प्लस करूँगा तो यहाँ पे मेरे को सभी का अमाउंट मिल जाएगा जिस रेशो में भी उनको डिवाइड किया। अब इनका अगर मैं दोनों का प्लस करूँ, मतलब चारों का अगर मैं प्लस करूँ, जब मैं दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो मतलब चारों का आ जा रहा है, चारों का आ के रहा 13 यूनिट। और इस 13 यूनिट की वैल्यू देखिए सवाल में 46,000, भाई 46,800 को ही तो डिवाइड किया गया 13 यूनिट में, अब उसको 8:5 में डिवाइड किया गया ए प्लस डी और बी प्लस सी के बीच में। इसका मतलब इस 13 यूनिट की वैल्यू है 46,800। तो ये इसका कितना गुना है, वहाँ से मुझे 8 और 5 की वैल्यू पता चल जाएगी, ए डी की और बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी। 13 3 39, 13 6 78, तो 3600 गुना है। तो इसका भी मैं 3600 गुना कर दूंगा, यहाँ से ए की वैल्यू पता चल जाएगी ए प्लस डी की, और यहाँ से अगर मैं 3600 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से मुझे बी प्लस सी की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो ए प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 6 48 और 8 3 24, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 28,800 आ जाएगा। और यहाँ 36 पंजे 180, तो यहाँ पे ये 18,000 आ जाएगा बी प्लस सी की वैल्यू। तो यहाँ से ये मुझे मिल गया जो भी मुझे चाहिए था। तो यहाँ से मुझे रियल एक्चुअल वैल्यू मिल गई ए और ए प्लस डी की, और मुझे बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई यहाँ से। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है इन सभी का एग्जैक्ट अलग अलग रेशो फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो मैं सवाल के पास पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक्स माइनस वाई पता करना है। तो ए की वैल्यू ए प्लस डी की वैल्यू ये है, बी प्लस सी की वैल्यू है। देखो ए की वैल्यू दे रखी है 18,400, अगर ए की वैल्यू 18,400 है और टोटल ए प्लस डी की वैल्यू 28,800 है, इसका मतलब डी की वैल्यू यहाँ से मुझे पता चल जाएगी। अगर ए की वैल्यू 18,400 है तो उसमें से डी की वैल्यू कितनी होगी बताओ 10,400, तभी तो मैं दोनों का सम करूँगा तो 28,400 आना चाहिए। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,400। अब मुझे बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब बी और सी की इंडिविजुअल फाइंड करनी है। अगर देखो यहाँ पे बी प्लस सी दे रखा है कितना 18,000 दे रखा है, यहाँ पे अगर मैं बी प्लस सी करूँ 9 यूनिट, इसका मतलब इसी 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 18,000, 2,000 गुना है। इसका मतलब बी की वैल्यू 5 यूनिट है, 5 यूनिट का भी 2,000 गुना कर दो तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8,000। तो यहाँ से मुझे सभी का रेशो पता चल गया। अब मैं फाइंड कर सकता हूँ इसलिए जो सवाल में पूछा है, एक्स जो है वो ए और बी का डिफरेंस है। ए और बी का डिफरेंस मतलब 18,400, 10,000 का डिफरेंस मतलब 8,400, ये आ गया हमारा एक्स की वैल्यू। और वाई की वैल्यू क्या है, वाई जो है सी और डी का डिफरेंस है, 10,400 और 8,400 का डिफरेंस 2,400, तो ये आ जाएगा। मुझे एक्स माइनस वाई फाइंड करना है, मतलब 8,400 में से मैं 2,400 घटा दूंगा मतलब 6,000, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 6,000। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 54,000 एड एडमिटेड बी एंड सी आफ्टर 4 months 6 months respectively
एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड अमंग थ्री इन द रेशो 1:4:5. वॉट इज द सम इन रेशो इन रुपीज ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाई बी एंड सी. यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट पूछा है, इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, तो यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट पूछा है. भाई इन्वेस्टमेंट गुना टाइम होता है प्रॉफिट. इसका मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट पूछा है तो मुझे प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा. अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है ये 1:4:5. इसका मतलब मुझे ए रेशो बी रेशो अगर मैं सी करता हूँ और उन सभी का प्रॉफिट का रेशो कितना दे रखा है, 1 और यहाँ पे 4:5 है. अगर मैं उसको तीनों के टाइम से डिवाइड कर दूँ, तीनों का टाइम, भाई ए के बारे में तो कुछ बोला नहीं, इसका मतलब ए स्टार्टिंग से ही काम कर रहा है, ए स्टार्ट से कर रहा है अंत तक कर रहा है, तो ए टोटल 12 महीने के लिए काम करता है. ठीक है, 12 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया. बी जो आया, बी है वो 4 महीने बाद आया. इसका मतलब भाई टोटल 12 महीने होते हैं, उसमें अगर वो 4 महीने बाद आया तो इसका मतलब उसने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया. और सी जो 6 महीने बाद आया, इसका मतलब उसने बाकी के जो बचे 6 महीने उसके लिए इन्वेस्ट किया, उतने महीने के लिए. तो यहाँ से मुझे इन्वेस्टमेंट आ जाएगा ए का, बी का, सी का, और ए का इन्वेस्टमेंट दे रखा है 54,000. वहाँ से मेरे को बी और सी का वैल्यू पता चल जाएगा. देखो अगर मैं प्रॉफिट को इससे डिवाइड करूँ कितने बार में जाएगा. देखो कैसे डिवाइड करते हैं, जब भी इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो ये नीचे वाला होता है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 24. अब इसको इससे डिवाइड करो, फिर उसके मल्टीप्लाई कर दो, 12×2 = 24, तो 2 आ जाएगा ए का इन्वेस्टमेंट, 8×3 = 24, 4×12 आ जाएगा बी का इन्वेस्टमेंट, 6×4 = 24, 4×5 = 20, 20 यूनिट आ जाएगा सी का इन्वेस्टमेंट. सवाल में ए का इन्वेस्टमेंट दे रखा है 54,000, इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू है 54,000. कितना गुना है ये, 27,000 गुना है, बिल्कुल. और मुझे सवाल में क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी. बी एंड सी की वैल्यू पूछी है, बी एंड सी मतलब 32 यूनिट की वैल्यू अगर मैं 27,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा बी और सी दोनों ने मिला के कितना एक्चुअली में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था. तो 3 जीरो तो आएगा ही आएगा, तो ये भी गलत और ये भी गलत. लास्ट में यूनिट डिजिट अगर मैं देखूँ 7×2 = 14, तो लास्ट में 4 आना चाहिए, ये भी गलत. ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. 8,64,000 दोनों के जो इन्वेस्टमेंट है उसका सम है. ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा. अगले सवाल पे चलते हैं. अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना. ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल इन द रेशो 5:6:4. ठीक है. इफ ए गेट 30% ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग देम इन द रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. एट द एंड ऑफ द ईयर the profit of A was 20,000 more than the sum of profit of B and C. What was the 30%, what was the share of B in the total profit. भाई यहाँ पे क्या बोला है, अगर ए और बी और सी, बहुत ही अच्छा सवाल है. इस सवाल को बहुत अच्छे से देखना, ये मेंस 2022 में पूछा गया था सीजीएल के. यहाँ पे ए बी सी तीनों एंटर करते हैं पार्टनरशिप में अपना इन्वेस्टमेंट लेके. अगर ए 5 का इन्वेस्टमेंट, बी 6 का और 4 का सी इन्वेस्टमेंट करता है. ठीक है, मतलब सबसे पहले मैं इसका इन्वेस्टमेंट ही लिख देता हूँ. चलो ए बी और सी अगर ये इस रेशो में इन्वेस्ट करते हैं, ए 5 यूनिट, बी 6 यूनिट और सी जो है 4 यूनिट का इन्वेस्टमेंट करता है. टोटल अगर 100% इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट आया होगा उसमें से 30% ए को मिल जाता है, क्योंकि वो साथ में बिजनेस भी मैनेज करता है इन्वेस्टमेंट के साथ. तो उसका एज अ उसको सैलरी या फिर एज अ रिवार्ड, एज अ बोनस उसको 30% एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो बाकी का बचा 70%. अब इस 70% में से जो टोटल यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा ना वो तीनों में बांटा जाएगा. मतलब ए को 30% भी मिलेगा और जो 70% में से उसके जो कैपिटल का रेशो आएगा उसके हिसाब से मिलेगा. आई बात समझ में. अब यहाँ से जो आगे बोला है जो प्रॉफिट है ए का वो 20,000 ज़्यादा है बी और सी के प्रॉफिट का. तो मुझे सबसे पहले तो इनके प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. भाई इन्वेस्टमेंट ये है, अब ये जो है टोटल 70% में से डिवाइड किया गया है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले एक एक का फाइंड करता हूँ. भाई ए को टोटल कितना है प्रॉफिट, 6 4 10 15, मतलब टोटल 15. भाई यहाँ पे टाइम का तो कुछ बात किया नहीं, इसका मतलब जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशो होगा. तो यहाँ पे ए को कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 5 यूनिट, और टोटल कितना, 6 5 11 11 15, मतलब 15, 5/15 में से मिल रहा है उसको 70%. जो टोटल 70% है अब उसका 5/15 मिल रहा है, तो 5 से जाएगा 3 बार में, इसका मतलब 70/3 ए को मिलेगा टोटल प्रॉफिट जो भी 70% है. भाई 30% तो उसको पहले मिल गया, फिर बाकी बचे 70%, उसमें से तीनों को डिवाइड होगा उनके कैपिटल के रेशो के हिसाब से. ये आ गया ए के प्रॉफिट का रेशो. जो बी का है वो 6 है, 6, और वो भी किस में, टोटल अपना 15 यूनिट है टोटल इन्वेस्टमेंट, और किसका 70% से. तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो. देखो कितने बार में जाएगा, देखो बताओ. देखो अगर मैं यहाँ से काटूँ, देखो इसके नीचे 3 आ रहा है तो मैं सबके नीचे 3 ही बना देता हूँ. अगर मैं इसकी 3 से 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 3 = 15 और 5 से जाएगा ये 14 बार में, तो 14 6 = 84, तो यहाँ पे 84/3 आ जाएगा. ठीक है, अब सी को मिल रहा है 4 यूनिट 15 में से, तो 4 यूनिट/15 और 70% में से डिवाइड हो रहा है, तो मुझे 70% का 4/15 करना पड़ेगा. 5 से 15 और 5 14 बार में, तो 14 4 56, तो सी का जो आ जाएगा
प्रॉफिट का रेशो 56/3 आ जाएगा। तो यहाँ से ये मुझे मिल गया तीनों के प्रॉफिट का रेशो। अब सवाल में बोला गया है जो ए का जो प्रॉफिट होगा ना 20,000 ज़्यादा है किसके, सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो उससे जो ए का है वो 20,000 ज़्यादा है। इसका मतलब अगर मैं इसमें से इसका जो भी सम है, जो भी ए का जो टोटल प्रॉफिट है, ये जो टोटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ ए है एट द एंड ऑफ द ईयर बोला गया है। ऐसे थोड़ा ना कि ये 70% में से जो ए को मिला होगा वो इनसे 20,000 ज़्यादा, नहीं, क्योंकि ए को 20% 30% एक्स्ट्रा मिला है तो उसको ही मिला के, और ये 70% 70/3 जो उसके कैपिटल के हिसाब से है उसको ही मिला के इन दोनों का अगर मैं सम करूँ बी और सी का, तो उनसे 20,000 ज़्यादा हो जा रहा है। ऐसे कितना ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं ऐसे रेशो में फाइंड करूँ, इसका मतलब इन दोनों को मैं प्लस करके उसको अगर मैं ए के टोटल प्रॉफिट में से बात घटाऊँ तो अब आ रहा है मेरे पास 20,000। आ रहा है ना समझ में आपको? एक बार और समझा रहा हूँ। ए को 30% एक्स्ट्रा मिल रहा है और फिर 70% में से उसको कैपिटल के हिसाब से मिल रहा है। अब जब उसके कैपिटल के हिसाब से मिल गया, तीनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो सवाल में बोला है जब मैंने साल के अंत में देखा तो ए को जितना प्रॉफिट मिल रहा है ना वो बी और सी को मिला के उनसे 20,000 ज़्यादा मिल रहा है। ए को मिला कितना है, पहले 30% मिल गया और प्लस में 70/3 उनके कैपिटल के हिसाब से भी मिल गया, तो इतना उसको टोटल मिल गया। और बी प्लस सी को कितना मिला है, ये उन दोनों का सम कर दूंगा उसको, तो ए का जो है वो बी प्लस सी के सम से 20,000 ज़्यादा है। इसका मतलब बी ए से अगर मैं बी प्लस सी का सम माइनस कर दूँ तो 20,000 आ रहा है। यहाँ से आएगा कितना, ए का प्रॉफिट का रेशो जो भी आएगा टोटल 3 है 9 7 16, इसका मतलब 160/3। और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को सम करूँ उसमें से 160/3 में से माइनस कर दूँ क्योंकि ए का टोटल प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 8 5 13 और ये 6 4 10 मतलब 140/3। तो आया कितना 20/3, और 20/3 की वैल्यू दे रखी है 20,000, तो यहाँ से चल जाएगा 1,000 बार में और ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3,000। और मुझसे सवाल में क्या बोला है, जो टोटल प्रॉफिट में से बी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर है कितना 84/3, तो 84/3 का मुझे फाइंड करना है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 3,000 है तो 84/3 का भी मैं 3,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा बी का प्रॉफिट का शेयर कितना है। तो 3,000 से जाएगा 1,000 बार में 84,000 बी के जो टोटल शेयर होगा प्रॉफिट का वो होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना। 3 partners A, B and C divide 2,21,000 amongst themselves in such a way that if 2,000, 3,000 and 4,000 are removed from the sums that A, B, C received respectively, then the share of sums that they will get in the ratio 11:18:24। देन मुझे B का वैल्यू बताना है कि B को कितना मिला। देखो ऐसा सवाल मैंने आपको रेशो में भी करवा रखा है ना, लेकिन वैसे ही आपको भी करना है यहाँ पर भी, वहाँ पर भी आपको वैसे, यहाँ पर भी आपको वैसे ही करना है जिस तरीके से आपको मैंने बताया। आपको जब अगर मैं एक टाइप का सवाल बता देता हूँ ना तो उस पर जो मेथड अप्लाई होता है, जो लॉजिक वहाँ पे अप्लाइड होता है वो लगभग हर सवाल पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको हर सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक, अलग अलग मेथड सीखने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार सीख लो और उससे रिलेटेड अगर कोई सा भी सवाल आ जाए, चाहे उससे थोड़ा सा भी रिलेटेड हो, चाहे उस कॉन्सेप्ट का वो ना ही हो, लेकिन हाँ उससे थोड़ा सा भी रिलेटेड हो, तो वो सवाल, वो जो लॉजिक है, वो मेथड है, वो उसमें डेफिनेटली काम कर जाएगा। मतलब उससे क्या आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। एक आपको अगर आप उस तरीके से सवाल कर चुके होंगे तो आपको पता चल जाएगा वो सवाल देखते ही, हाँ ये उसी तरीके से होगा और उस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। जैसे मैंने वहाँ पे क्या बताया था वही मैं चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। भाई 3 पार्टनर हैं जिसमें से वो 2,21,000 अपने अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो भी उनका प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं आपस में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मुझे सीधे सीधे उनके रेशो नहीं दे रखा, उनका जो भी शेयर है प्रॉफिट में से सीधे सीधे रेशो नहीं दे रखा कि किस रेशो में उन्हें बांटा गया है। सवाल में ये एक ट्विस्ट ला दिया, अगर मैं ए वाले में से 2,000 रुपये घटा दूँ, बी वाले में से 3,000 रुपये घटा दूँ, जो भी उनका टोटल फाइनल शेयर आया इस 2,21,000 को बांटने के बाद, तो ए का जो टोटल शेयर आया उसमें से 2,000 घटा दो, बी का जो शेयर आया उसमें से 3,000 घटा दो, सी का जो शेयर आया था उसमें से 4,000 घटा दो, फिर उसके बाद रेशो दे रखा है ये 11,18 11:18:24। इसका मतलब जो टोटल अमाउंट है 2,21,000 उसमें से अगर मैं 2,000 3,000 4,000 घटा दूं जो आएगा फिर उसको मैं 11:18:24 में डिवाइड करूंगा। समझ में आया भाई? ए बी सी इनमें से मैं 2,000 3,000 4,000 अगर मैं निकाल दे रहा हूँ तो जो एक्चुअली में अब उनके रेशो आ रहा है 11:18:24। इसका मतलब जो टोटल सम था उसमें से ही अगर मैं तीनों को घटा दूं तो जो टोटल सम आएगा उसको मैं 11:18:24 में डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। इनडायरेक्टली बोला है, आप कनेक्ट करो पॉइंट को। जैसे मैं एक बार और बताता हूँ, जैसे यहाँ पे 2,21,000 है, ठीक है। अब ए का जो भी शेयर होगा, ए का जो भी शेयर होगा, बी का जो भी शेयर होगा, सी का जो शेयर होगा, इस 2,21,000 को इन तीनों में बांटा गया। ए का जो शेयर आया वो 11 आया, बी का जो शेयर आया वो 18 आया और सी का जो शेयर आया वो 24 आया। लेकिन ये अभी नहीं आया, ये ए का जो
रियल शेयर था उसमें से 2000 माइनस करने के बाद आया, बी के जो रियल शेयर आया था उसको 3000 माइनस करने के बाद आया, और जो सी का जो रियल शेयर था उसमें 4000 माइनस के बाद जो मैंने रेशो लिया उनके बीच ही आया। इसका मतलब मैंने, अगर मैं यहाँ पे जो टोटल शेयर है उसमें से ये तीनों को माइनस कर दूं, फिर उसको मैं अगर डिवाइड करूँ इन तीनों के बीच में, तो ये वही रेशो दे रखा है ना। आई होप आप कमेंट कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो अगर मैं इन सभी को इसमें से माइनस कर दूँ 2,21,000 में से, तो जो टोटल फाइनल आएगा माइनस करने के बाद वो इसी रेशो का आ जाएगा टोटल सम। तो 3 2 5 4 9, अगर मैं इसमें से 9,000 माइनस कर दूँ कितना हो जाएगा, 12,000, 2,12,000 बच जाएगा। बिल्कुल। अब उसमें से मुझे बी का वैल्यू बताना है। अब ये जो 2,12,000 आया ना, वो एक्चुअली इसी रेशो में, ये जो टोटल रेशो का सम करूँगा उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब ये जो 2,12,000 आ गया है वो इन सभी का ये माइनस करने के बाद, अब तो मैं भूल जाऊँ अब ये क्या था मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि अब जो आया रेशो मैंने उसका फाइनल जो अमाउंट मैंने डिवाइड किया वही मैंने यहाँ पे ला दिया। तो इसका मतलब इस 2,12,000 को मैं इस रेशो में डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से सम करूँ तो यहाँ पे 8 4 12 और 13, और यहाँ पे 2 3 4, इसका मतलब 53 यूनिट। इसका मतलब 53 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है, और मुझे सवाल में पूछा है बी का कितना है। बी का 18 यूनिट है, तो मुझे 18 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 53 से कितने बार में जाएगा, 4000 बार में, 5 4 20, 4 3 12, मतलब 4000। तो 18 का भी मैं 4000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18 4 72, 72,000 रुपये अपने बी का शेयर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 9 है अपना। टू पर्सन ए बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस विद, यहाँ पे 1,15,000 एंड 75,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। दे एग्री दैट 60% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग देम एंड रेस्ट इज डिवाइडेड बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। इफ ए गोट 1144 रुपीज मोर देन बी, देन द टोटल प्रॉफिट इज। आप इस सवाल को कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। पिछले जो सवाल है उनसे जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है उसके बेस पे आप इस सवाल को कर सकते हो, बहुत इजी सवाल है। तो वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो पहले। भाई यहाँ पे ए और बी इसके इन्वेस्टमेंट का रेशो अगर मैं लूँ, यहाँ से 3 0 तो कट ही जाएंगे, फिर से काट सकता हूँ। 5 से जाएगा 23 बार में, 5 से जाएगा ये 15 बार में। इसका मतलब इसके इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा 23:15 आ जाएगा। और सवाल में बोला गया जो भी टोटल प्रॉफिट होगा, सपोज 100% टोटल प्रॉफिट होगा, उसमें से जो 60% है वो तो हम इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे 30-30%। लेकिन जो 40% बचेगा ना उसको हम अपने कैपिटल के हिसाब से बांटेंगे। इसका मतलब जो 40% बचेगा उसको मैं अपने कैपिटल के हिसाब से बांटूंगा, और उसी 40% में से अगर ए को 1144 रुपये ज़्यादा मिला है बी से, मतलब ये जो 1144 है ना वो 40% की वैल्यू मिला है जब ए को ज़्यादा मिल रहा है बी से। ए को ज़्यादा कितना मिल रहा है बी से, 8 यूनिट। 8 यूनिट, और टोटल कितना है बताओ यहाँ पे 38, टोटल 38। इसका मतलब टोटल 38 में से ए को 8 यूनिट ज़्यादा मिला है। 40% का 8/38 ही सवाल में इसका वैल्यू दे रखा है 1144। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मतलब 100% की वैल्यू। देखो 40% कुछ और नहीं होता, 2/5 होता है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे लिए और ईजी हो जाएगा। तो देखो आप काट लो, देखो 2 से जाएगा ये 19 बार में, बिल्कुल है ना। 8 से ये भी चल जाएगा, ठीक है 8 से, क्योंकि ये लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से चल जाएगी, 18 8 144 होता है, तो पूरा नंबर 8 से चल जाएगा। 8 से जाएगा 8 एकम 8, और 34/8 4 जो 32, और 8 3 जो 24, है ना। 8 3 जो 24, 8 4 जो 32, यहाँ पे ये 4 आएगा, 143 आएगा, ठीक है। तो 143, तो यहाँ से मुझे 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो 100% होगा, तो 1 यूनिट या फिर 100% इसकी वैल्यू कितनी होगी जब मैं इन दोनों की 19/5 की उधर मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 143 इंटू 19 इंटू 5। अब ये मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट ही फाइंड कर रखा है। टोटल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बोला है, टोटल प्रॉफिट 1 यूनिट मतलब 100% होगा। यूनिट डिजिट भी मैं मैच कर सकता हूँ, क्योंकि देखो इन सभी में तो 0 0 और 0 आएगा नहीं, 0 आएगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट 9 5 जो 45, 5 जो 15 होगा, ठीक है। तो लास्ट में 5 आना चाहिए। अब मैं क्या करूँ, पूरा मल्टीप्लाई तो मैं करना नहीं चाहता। देखो 143 होता है 11 × 13, 11 × 13। इसका मतलब मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकता हूँ और 13 का भी चेक कर सकता हूँ। 5 तो अपना फेल हो गया, क्योंकि सारे 5 के मल्टीपल है दोनों। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो भी जैसे ये नंबर है उसका अगर मैं अल्टरनेट का सम कर लूँ, इसका 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 और इसका, और उसका डिफरेंस अगर 11 या फिर 11 का मल्टीपल या फिर 0 आ रहा है, तो वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा, और नहीं आएगा तो वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 11 से डिवाइड नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि अपना जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। तो मैं इसके अल्टरनेट डिजिट का सम कर लेता हूँ। यह 6 6 5 11 और 8 3 11, और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 11 - 11 मतलब 0 आ गया। 0 11 का मल्टीपल है 0 बार में, इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल है। लेकिन अगर ये 11 का मल्टीपल है ना, तो कहीं ये भी 11 का मल्टीपल ना हो जाए, मेरे को फिर दोनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 8 9 9 5 14,
और 5 3 8, तो यहाँ पे 14 और 8 का डिफरेंस कितना आता है 6, 6 11 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही अपना यहाँ पे बिल्कुल सही था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। इन्वेस्ट 62,500 एंड 50,000 इन अ बिजनेस ए रिसीव्ड 180 रुपये पर मंथ आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर रनिंग द बिजनेस एंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिवाइडिंग इन द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। इफ ए रिसीव्स 5,980 रुपीज़ एनुअली देन बी रिसीव्स हाउ मच। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ए रिसीव्स, अगर ए को इतना मिलता है तो बी को कितना मिलेगा, मुझे सवाल में ये बोला गया है। इसका मतलब ये ए के प्रॉफिट का रेशो दे रखा है, प्रॉफिट का वैल्यू दे रखा है, यहाँ से मुझे ए का प्रॉफिट का वैल्यू आ जाएगा। भाई ए और बी अगर इस रेशो में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ से मैं रेशो ले सकता हूँ, बिल्कुल 125 से कट सकता है ये। देखो डबल जीरो से डबल जीरो तो ऐसे कट जाएगा, 125 पंजे 625, 125 चौका 500। इसका मतलब ए रेशो बी, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या आ जाएगा, 5:4। लेकिन सवाल में एक ट्विस्ट है यहाँ पे, ये जो ए है वो 180 रुपये पर मंथ उसे मिलता है आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द रनिंग बिजनेस। पर मंथ मतलब पूरे साल उसको मिलेगा। इसका मतलब भाई ए जो है वो यहाँ पे वर्किंग पार्टनर है, क्योंकि वो बिजनेस को रन भी कर रहा है साथ में इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो उसको 180 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर उसको इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इसका मतलब ये तो उसको एक्स्ट्रा है। यहाँ पे ए रिसीव्स एनुअली देन यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब जो ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वो तो ये टोटल प्रॉफिट नहीं होगा, इसमें तो 180 रुपये भी इंक्लूडेड है। भाई उसे एनुअली मिल रहा है, ए रिसीव्स एनुअली, इसका मतलब 180 रुपये जो 12 महीने के लिए उसको मिल रहा है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन मुझे यहाँ से कैसे पता चलेगा इसका ए का कितना मल्टीपल है। भाई ए का जो मल्टीपल होगा वो तो ए के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, भाई यहाँ पे देखो समझो, पहले एक बार और समझो, ये जो टोटल मनी है ना ए को, उसके कैपिटल के हिसाब से भी आया है, और जो उसको 180 रुपये पर मंथ मिल रहा है मतलब 12 महीने के लिए, वो उन दोनों का सम करने के हिसाब उनके बाद आया है। लेकिन मुझे यहाँ से ए का इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है, तो मैं यहाँ से ए को टोटल उसके कैपिटल के हिसाब से क्या मिला है, उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या मिला है, मैं निकाल सकता हूँ। भाई ए को अगर टोटल मिला है 5,980 रुपये, जिसमें से अगर उसको 180 रुपये पर मंथ मिलते हैं टोटल साल के लिए, मतलब पूरे साल के लिए, तो यहाँ से अगर उसको मिलेगा कितना एज अ सैलरी, एज अ बोनस, उसको कितना मिलेगा। देखो जीरो तो आएगा, 12 8 96, 9 12 9 21, इसका मतलब 2160 रुपये उसको मिलेगा एज अ बोनस। तो यहाँ से उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसे कितना मिलेगा, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ मुझे पता चल जाएगा, बिल्कुल 0 2 यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3, इसका मतलब 3820 रुपये उसकी इस 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये जो 3820 रुपये है वो अब उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आ गया। तो ये 3820 रुपये उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आ गया, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 यूनिट मतलब 4 का मल्टीपल होने चाहिए, और सारे ऑप्शन 4 के मल्टीपल हैं, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं। तो मैं ऐसे डिविजिबिलिटी रूल से तो नहीं कर सकता, मुझे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से देखो कितने बार में जाएगा, 5 7 जा 35, फिर कितना हो जाए 32, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, मतलब 764 गुना है, तो मुझे इसका भी 764 गुना करना पड़ेगा। 4 4 जा 16, लास्ट में 6 आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि कितना होगा 3,056। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, बस आपको थोड़ा सा समझना था। अगर आपने इस तरह का सवाल कर रखा है तो इस सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो कि मैंने करा भी रखा है इस सवाल को पहले भी। ठीक है, बस आप ध्यान से इस पूरी क्लास को फॉलो करते जाओ, क्योंकि मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते जा रहा हूँ। तो आप वहाँ से जैसे क्लास लेने के बाद एक बार और इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, यही संपूर्ण है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हो, फिर आपको मॉक टेस्ट लगाओ बस, उसके बाद आपको कोई पीवाईक्यूज करने की भी जरूरत नहीं है ना। अगर आप करते भी हो तो देखोगे आपसे सारे क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यूज बन जाएंगे। ठीक है, बस आपको अब नए नए, जैसे एडिक्विटी पेपर करा रही है एडिक्विटी, तो जो नए नए क्वेश्चन पूछी जा रही हैं उसमें, तो आप मॉक टेस्ट से वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप जब जैसे ये सारे क्वेश्चन है, इन सभी की आप प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार हो तो 2 2 3 3 बार इन सभी की प्रैक्टिस कर लोगे, उससे क्या आपकी एक बेसिक डेवलप हो जाएगी कि किस तरीके से मुझे इन सवालों को बनाना पड़ता है, किस तरीके से रेसो जो चैप्टर है उसमें सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से मुझे सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम में तो यही सवाल आएंगे नहीं, उसमें तो अलग अलग लैंग्वेज में, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट भी लगाना पड़ेगा, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो कंसेप्ट है वो भी 100% हो जाए, एकदम स्ट्रॉन्ग। और किसी भी तरीके के सवाल पूछे, कोई भी लैंग्वेज पूछे, कोई भी लैंग्वेज बदल बदल के पूछे, मैं सवाल को कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो अपना मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें सारे टाइप्स के सवाल इंक्लूडेड है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आप इन सबको कर लोगे और फिर उसके बाद बस आपको मॉक टेस्ट लगाओ, आप समझो आपका मैथ का सिलेबस पूरा 100% है क्लियर।
ठीक है। ₹8,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट दे रिसीव नोट्स ऑफ ₹500, 200 एंड 100 रुपये रिस्पेक्टिवली। मतलब ए को 500-500 के नोट मिलते हैं, बी को 200-200 रुपये के, और सी को 100-100 रुपये के नोट मिलते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड बाय देम इन द रेशो 15:2:3। व्हाट वाज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 500, 200, 100। बहुत ईजी सवाल है, हालांकि इस सवाल को मुझे पहले करवाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इस अंत में पूछ लिया, तो इसको अभी करते हैं। देखो 8,000 रुपये वो टोटल अमाउंट है जिसको मैंने 500 के नोट में, 200 के नोट में और 100 के नोट में ए बी सी को डिवाइड किया। अगर टोटल अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है तीनों के द्वारा वो 15:2:3 है। इसका मतलब क्या है भाई, टोटल अमाउंट 8,000 है, और टोटल अमाउंट ये इनका भी मैं प्लस करूँगा तो 8,000 ही तो आना चाहिए। मतलब इन सभी को मैं प्लस करूँ तो 8,000 ही आना चाहिए, क्योंकि वो जो टोटल जो अमाउंट है 8,000, उसको टोटल को ही मैंने इस रेशो में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं सम करूँ तो टोटल 8,000 आना चाहिए। तो यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला 8,000 में से। बिल्कुल पता कर सकता हूँ भाई, ए को अगर 15 यूनिट मिला है, और बी को 2 यूनिट मिला है, और सी को 3 यूनिट मिला है, तो टोटल 8,000 है। टोटल 8,000 है, उसमें से ए को मिला है 15 यूनिट। टोटल यहाँ से रेशो कितना है 20। तो अगर ए को कितना मिला है 15 और टोटल यूनिट 20 है, टोटल अमाउंट कितना है 8,000। तो 8,000 का अगर मैं 15/20 करूँ, ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। इसका मतलब 4,000, 15×4 = 60, 400 बार में जाएगा। 15×4 = 60 मतलब 6,000 रुपये ए को मिलेगा। टोटल 8,000 में से 6 को 1,000 मिल जाएगा, ए को 6,000 मिल जाएगा। बी को कितना मिला है 2 यूनिट। तो अब ये 20 में टोटल तो अपना 20 ही है, उसमें से 2 को मिला है, टोटल अपना 8,000 है। जब मैं 20 से 8,000 को डिवाइड करूँ, हमेशा 400 ही आएगा। तो इस 400 की अब तो सभी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी 8। इसका मतलब बी को कितना मिलेगा 800। अब बाकी का बचा 1,200, तभी तो टोटल करूँगा तो 8,000 आएगा। तो अगर ए को 6,000 मिल गया, बी को 800 मिल गया, तो सी को मिलेगा 1,200। तो ये आ गया अपने पास टोटल ए बी सी को आखिर 8,000 में से कितना मिला है। ठीक है, लेकिन सवाल में ये बोला है तीनों को मैंने 500-500 के नोट में, 200-200 के नोट में, 100-100 के नोट में डिवाइड किया है, दिया है मैंने ए बी सी को। तो मुझे पता करना है उस 500 का, जो 200 का और 100-100 के नोट है, उनका रेशो क्या है, उनके नंबर ऑफ नोट्स का रेशो क्या है। भाई ए को मैंने 500-500 के नोट दिए, तो मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा ए के पास 500 के कितने नोट हैं। इसको मैं 200 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा बी के पास 200 के नोट कितने हैं। सी को 100-100 के नोट दिए, तो मैं 100 को इससे 100 से इसको डिवाइड कर दूँगा, मुझे पता चल जाएगा ए बी सी इन सभी के पास कितने नोट हैं इन सभी के। तो 500 से जाएगा ये 12 बार में, 200 से जाएगा ये 4 बार में, और ये जाएगा 4 बार में। ठीक है, और ये जाएगा अपना 12 बार में। तो यहाँ से मुझे रेशो पता चल जाएगा, 4 से जाएगा 4×3=12, 4 1 कम 4, 4×3=12, 3:1:3। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, पूछा क्या है, और इजी सवाल था, इसमें कुछ है नहीं। अब ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है अपना। ए बी हैड अ जॉइंट बिजनेस इन विच ए इन्वेस्टेड 60,000 इन द बिजनेस फॉर 1 ईयर। आफ्टर 3 मंथ बी इन्वेस्टेड 80,000। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर ए इन्वेस्टेड 30,000 मोर एंड बी विद्रो 5,000। ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, है ना। हाँ, ऐसा सवाल बिल्कुल हम कर चुके हैं। क्वेश्चन क्लास नंबर अगर आप 5 देखोगे, उसमें ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन नंबर था ये। तो ये वाला सवाल हम कर चुके हैं। अगर नहीं भी कर चुके तो ये आपके लिए होमवर्क है, हालांकि कर चुके हैं, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। आप इस सवाल का आंसर आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। और अगर नहीं करके बताए या फिर नहीं कर पाए तो क्लास 5th देख लेना, वहाँ पर भी अगर आपको नहीं मिला बाई चांस, हालांकि मेरे को पूरा 100% श्योर हूँ मैं कि वहाँ पे मैंने इस सवाल को करवा दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस सवाल को करवा दिया है। और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट करना, ठीक है। और इस वाला वैसे भी आपके लिए होमवर्क है, तो इस सवाल को होमवर्क करना। 3 पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टेड 42,000, 48,000 एंड 32,000 रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप कंडीशन इज दैट each will get interest on his capital at the rate of 7% annual and the remaining profit will be divided in the ratio of their capital. If at the end of year the total profit is जितना 32,940, then find the share of A in the profit. बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे हमें एक्चुअली यहाँ पे ये जो 7% एनुअल है ना, बच्चे देख के इसी को घबरा जाएंगे, लेकिन बहुत ही ईजी सवाल है ये। जब आप एक बार मैं आपके सामने करूँगा ना इस सवाल को, बहुत ईजी है। देखो 3 पार्टनर हैं जिन्होंने इस इतना इतना अपने इन्वेस्टमेंट किया अपने बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को स्टार्ट करने में। लेकिन यहाँ पे एक शर्त, यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई, जितने भी यहाँ पे पार्टनर्स हैं ना, वो उनके कैपिटल के हिसाब से तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है उसका 7% भी एनुअल के हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं मान लो 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर 100 रुपये मेरे खाते में आएगा प्रॉफिट, एज अ प्रॉफिट,
और अगर मान लो मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो मुझे अगर 100 रुपये मेरे हिस्से में प्रॉफिट आ रहा है तो उसका 7% भी मेरे को ये सिंपल इंटरेस्ट या फिर जो भी इंटरेस्ट है 7% भी मिलेगा। इसका मतलब मुझे 100 रुपये तो मिलेगा मेरे प्रॉफिट, लेकिन 7 रुपये भी मिलेगा। तो वही मुझे बताना है कि ए का कितना प्रॉफिट होगा। देखो ए का प्रॉफिट उसके 42,000 जो उसने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से तो मिलेगा, लेकिन इस 42,000 का जो 7% होगा ना वो भी उसको मिलेगा। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया। और ये जो टोटल प्रॉफिट दे रखा है, ये टोटल प्रॉफिट दे रखा है। टोटल प्रॉफिट मतलब इसमें उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो के हिसाब से जो प्रॉफिट होगा वो भी दे रखा है, और जो उनको 7% के हिसाब से जो उनको ब्याज मिलेगा वो भी दे रखा है। इसका मतलब जो मैं यहाँ से कैसे निकालूंगा उन सभी का रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कैसे निकालूंगा, जब मैं इसमें से जो तीनों को 7% के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इसमें से माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट मतलब उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी प्रॉफिट है और साथ में उनके इंटरेस्ट का भी प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट वाला जब मैं तीनों को माइनस कर दूँ तब मुझे पता चलेगा ना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनका प्रॉफिट कितना है। फिर वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि ए के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसका प्रॉफिट कितना आया है और उसका 7% के हिसाब से उसका प्रॉफिट कितना है। दोनों को मैं सब प्लस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से ए का कितना प्रॉफिट था, इस 32,940 में से ए का कितना प्रॉफिट था। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, और ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क है, आप इस सवाल को खुद करना, ठीक है। और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में इसको कवर करूँगा, ठीक है। हालांकि हो जाना चाहिए, बहुत ईजी है, मैंने आपको पूरा सवाल एकदम डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। और हो जाना चाहिए। और आज शायद ये आखिरी क्वेश्चन अपना, यस। तो आज के इस क्लास को हम यहीं अंत करते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन सवाल समझ में आए होंगे, और सभी आज अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन थे, मेंस लेवल के क्वेश्चन थे इन सभी में। तो आज की क्लास बड़ी मज़ेदार रही। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, टाइम एंड वर्क। ये चैप्टर अगर हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है, हमने रेशो, परसेंटेज और ये पार्टनरशिप भी अपना फिनिश कर दिया। अब हम अपना अगला चैप्टर टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ये जो मैं इस क्लास की PDF है उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लेना। जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिए 2 क्वेश्चन, उन सभी का आंसर आपको कमेंट में बताना है, और आप अपना नोट्स वगैरह बना सकते हो इस PDF से। अगले क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, टाइम एंड वर्क के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक बात, हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।